गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा 9वां अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये अध्याय चल रहा है। यह संविधान में संशोधन से संबंधित अध्याय है, जिसमें हमने अनुच्छेद 368 के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो उसके 3 चरण होते हैं, या उसमें संशोधन की है, या जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है संसद द्वारा साधारण बहुमत से, दूसरा है संसद द्वारा विशेष बहुमत से, और तीसरा है संसद द्वारा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि विशेष बहुमत का क्या अभिप्राय है, तो विशेष बहुमत का अभिप्राय है जिस सदन के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है उस सदन की कुल संख्या का कम से कम आधा भाग या आधे भाग की उसे सहमति मिलनी चाहिए। दूसरा है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव पर स्वीकृति है वो आवश्यक होती है, तभी संविधान संशोधन माना जाता है। तो विशेष बहुमत का मैंने आपको अर्थ बताया। तो 2 प्रकार से इसका अर्थ होता है। पहला है सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 1/2 यानी आधा है उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, और दूसरा है मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा उसे 2/3 बहुमत से पारित किया जाना है वो आवश्यक है, जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। आपको पता है हमारे संविधान में संघीय प्रवृत्ति है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां दी गई है। संघीय संरचना का यह अर्थ है कि राज्यों की शक्तियां हैं वो केंद्र की दया पर निर्भर नहीं है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था रखी गई है कि जब तक आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकृति न दी जाए, जब तक आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकृति न दी जाए, तब तक किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देता, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं हो सकता। तो इस अर्थ में कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत राज्यों को भी मैंने आपको बताया था कि संशोधन की 3 प्रक्रिया या 3 व्यवस्थाएं हैं, जिसके तहत साधारण बहुमत से, दूसरा है संसद द्वारा विशेष बहुमत से, और तीसरी प्रक्रिया है जैसे मैंने आपको लिखा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है राज्यों द्वारा अनुमोदन। राज्यों द्वारा अनुमोदन है वो होना आवश्यक है। तो इसके तहत हमारे देश में आपको पता है हमारा संविधान कठोर और लचीला है। कठोर है इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी सरकार वो अपनी मनमानी न कर सके और बहुमत की तानाशाही के आधार पर संविधान को तोड़ मरोड़ नहीं सके। और लचीला इसलिए बनाया गया जिसमें आधे राज्यों के विधानमंडल उसे यदि साधारण बहुमत से पारित कर दे तो वह संशोधन प्रस्ताव है वो पारित हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार, और आपको मैंने पहले बताया था कि संशोधन प्रस्ताव के बारे में जब राष्ट्रपति के पास ये संशोधन विधेयक जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में यही फर्क है कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जबकि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो संक्षेप में भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है।
इस प्रक्रिया में राज्यों की सीमित भूमिका है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को यदि आसान बन जाएगी तो इतनी आसान में न बना दिया जाए कि कोई भी जो तानाशाही सरकार है वो अपने बहुमत के दंभ में, अपने बहुमत के घमंड में जब चाहे संविधान से छेड़छाड़ कर सके। ऐसा भी नहीं बनाया गया। इस बारे में हमें संविधान निर्माता थे वो सचेत थे, लेकिन इस बात को लेकर भी वे, उनका दिमाग में ये ख्याल था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है वो रखी गई है। तो संविधान में संशोधन की जो तीसरी प्रक्रिया है जिसमें राज्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, तो हमारा संविधान कठोर और लचीला है। कठोर इस रूप में कि संसद द्वारा उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, और लचीला इसलिए कि आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों की जो विधानमंडल यदि उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो वह संशोधन विधेयक वो पारित माना जाता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति उस संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों को भी संविधान संशोधन में पर्याप्त शक्ति दी है। तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि कोई भी तानाशाही सरकार है वो अपने बहुमत के घमंड में जब चाहे संविधान में तोड़ मरोड़ कर सकती है। इसलिए कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है। और लचीली प्रक्रिया इसलिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी अपनी जरूरत के हिसाब से, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके। तो हमारे संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं? आपको पता है 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए और 26 जनवरी 2020 को हमारे संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। 12 जनवरी 2019 तक, 12 जनवरी 2019 तक हमारे संविधान में अब तक 103 संशोधन किए जा चुके हैं। यदि हमारे देश में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की कठोरता को देखें तो ये हमें संशोधन कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे कौन सी वजह रही थी, या इसके पीछे क्या निहितार्थ रहे थे कि संविधान में इतने संशोधन है वो किए जा चुके हैं। आइए जरा एक नज़र इन संशोधनों के इतिहास पर डालें। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्ण देखिए। अभी हम इसको पढ़ेंगे और इसने समझने का प्रयास करें। ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीके से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है और इसमें इस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित किया गया है। कितने संशोधन हुए हैं उसको चिन्हित किया गया है। और दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया कि 10 संशोधन वो कितनी अवधि में हुए हैं। हम पाते हैं कि 1970 से लेकर 1990 तक के 2 दशकों के दौरान सबसे बड़े संशोधन हुए। दूसरी ओर ग्राफ में यदि हम देखें तो 1974 से 1976 के 3 वर्ष के दौरान, 3 वर्ष के अंतराल में संवैधानिक संशोधन है वो किए गए। तो जैसा मैंने आपको बताया है, पुणे 2001 से लेकर पुणे 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन हुए। 2001 से लेकर 2003 के बीच 10 संवैधानिक संशोधन है वो किए गए। तो हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड महत्वपूर्ण। पहले कालखंड में आपको पता है कांग्रेस का देश में एक छत्र राज था। कांग्रेस पार्टी को संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत था, इसलिए जब चाहे उसने संविधान में बदलाव किए। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे और ज़्यादातर जो राज्यसभाएं थी या राज्यसभा, इसके अलावा जो राज्यों की विधानसभा थी उसमें भी कांग्रेस को बहुमत था। दूसरी ओर 2001 से लेकर 2003 के बीच का काल है वो गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। 2001 से लेकर 2001 से 2003 का काल है वो गठबंधन का काल है माना जाता है। गठबंधन का काल
माना जाता है। इस दौरान 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन हुए। 2001 से लेकर 2003 के बीच 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। 10 संवैधानिक संशोधन है वो किए गए। 10 संवैधानिक संशोधन है वो किए गए। 2001 से लेकर 2003 के बीच गठबंधन का काल रहा और उस काल के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन है वो किए गए या 10 संवैधानिक संशोधन है वो हुए। यह एक ऐसा काल भी था जिसमें विभिन्न दलों की अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। विभिन्न दलों की, क्योंकि एनडीए और यूपीए था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें थी, अलग अलग दल की सरकारें थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और उसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिस्पर्धा भी थी। यानी भाजपा को अछूत बनाए रखने का प्रयास किया गया था। उसे सांप्रदायिक कहकर अपने आप को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल थे वो यूपीए में एकजुट हुए थे। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने समान विचारधारा के आधार पर अपने साथ शामिल दलों को मिलाकर एनडीए का निर्माण कर लिया था। लेकिन इस काल में भी फिर भी 10 संशोधन हुए और गठबंधन के इतिहास के आधार पर इसे हम ज़्यादा मान सकते हैं। इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर निर्भर नहीं करते थे। इसके दौरान कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टियां थी बेटा, उनका भी कहीं न कहीं समर्थन रहा था। 1951 से लेकर यह संशोधन की प्रक्रिया की संशोधन कितने हुए? 1951 से लेकर 1960 तक दिखाया गया। 1961 से 1970, 1971 से, ये देखो ये ग्राफ दे रखा है ना, 1971 से 1980 के बीच में कितने संशोधन, 1981 से 1990 के बीच कितने संशोधन हुए, 1991 से लेकर सन 2000 तक कितने संशोधन हुए, 2001 से लेकर 2010 के बीच भी 10 से ज़्यादा संशोधन है वो हुए। 2011 से लेकर 2018 के बीच जो संख्या है वो 10 से नीचे रही या नीचे रही। एक दशक के दौरान किए गए संशोधन, जिसमें 25 संशोधनों तक की एक सीमा रेखा बनाई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा संशोधन है वो 1971 से 1980 के बीच, 1981 से लेकर 1990 के बीच, 1991 से लेकर सन 2000 तक, 1991 से लेकर सन 2000 तक। देखो इसमें जो तीनों ही जो ग्राफ है उसमें करीब करीब 1991 से लेकर 2000 तक 15 से ज़्यादा, 1981 से लेकर 1990 में 20 से ज़्यादा, 1971 से लेकर 1980 के बीच 20 से ज़्यादा संशोधन है वो किए गए। तो ये काफ़ी संशोधन है वो किए गए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस बार ग्राफ में संशोधन एक दशक के दौरान किए गए संशोधनों के बारे में बताया गया। एक दशक के दौरान, एक दशक कितने होता है? 10 वर्ष का होता है। 10 वर्ष का कालखंड दशक कहलाता है। 10 वर्ष का समय है वो दशक कहलाता है। 10 वर्ष का कालखंड, 10 वर्ष का जो कालखंड है वो बेटा, वर्ष का कालखंड, कालखंड क्या कहलाता है? दशक कहलाता है। एक दशक के दौरान हुए संविधान संशोधन, तो इसमें बाकायदा दे रखा है। इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते थे। 1951 से लेकर 1960, 1961 से लेकर 1970, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 2000, 2001 से 2010, 2011 से 2018 तक, इसके दौरान एक दशक के दौरान किए गए संशोधनों के बारे में बताया गया है कि कितने संशोधन हुए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 प्रक्रिया है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, आपको पता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
2001 से लेकर 2003 का जो काल रहा वो बेटा गठबंधन का काल रहा। इस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस, उसका जो गठबंधन था उसका नाम था यूपीए। अभी भी कांग्रेस है वो यूपीए के नेतृत्व में विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है। और भाजपा, जो भाजपा का जो गठबंधन था उसका नाम था एनडीए, जो अभी वर्तमान में सत्ता में है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस के गठबंधन का नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 1999 से 2004, 1999 से 2004 से 2009, 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक सत्ता में रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। सन 2004 से लेकर 2009 यूपीए, और 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। जैसे मैंने आपको बताया है एनडीए, इससे पहले एनडीए की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी वो करीब 3 बार प्रधानमंत्री बने। और 2004 तक एनडीए सत्ता में आता रहा। और 2014 से वर्तमान तक 2014 से वर्तमान तक वो एनडीए की सरकार है। एनडीए ये भी गठबंधन सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, संयुक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो एनडीए और यूपीए, तो 2001 से 2003 के बीच में जब 10 संशोधन हुए, 2001 से 2003 के बीच जब 10 संशोधन हुए, तो उस समय गठबंधन की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे, जिनकी आज पुण्यतिथि है 25 दिसंबर। जब मैं आज के दिन आपसे बात कर रहा हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उस काल के दौरान 2001 से लेकर 2003 तक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संशोधन किए गए, 10 संशोधन है वो हुए। तो संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना रही। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन हुए, और जनवरी 2019 तक 69 वर्षों के दौरान 103 संशोधन की बात अजीब लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही। संविधान के पहले दशक को छोड़कर यदि छोड़ दिया जाए तो शेष दशकों में संशोधन की एक धारा सी बहने लगी थी। इसका अर्थ है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार से किए गए। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही थी, या संविधान ही बहुत लचीला है, या हमारा संविधान ही बहुत लचीला है कि इसमें इतने संशोधन किए गए हैं? तो भारतीय संविधान बहुत अधिक संशोधन किए गए। बाहरी तौर पर यदि हम देखें तो 69 वर्ष के दौरान, जब हम 2019 तक की बात करें बेटा, इस दौरान संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं। लेकिन जो अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारा संविधान कठोर है, कठोर संविधान होने के बावजूद भी इतने संशोधन किए गए हैं,
तो इससे पता चलता है, या ऊपर के दो ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही नहीं थी, बल्कि संविधान में संशोधन के यदि पहले दशक को छोड़ दिया जाए, 1951 से 60 के दशक को छोड़ दिया जाए, तो संविधान के छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। इसका अर्थ है संशोधनों के पीछे खाली सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच ही नहीं थी, बल्कि ये संशोधन थे समय काल परिस्थितियों के हिसाब से वाजिब थे, इन्हें संशोधित किया जाना आवश्यकता था। तो क्या इसके पीछे मूल संविधान, हमारा संविधान इतना कमजोर है कि इसमें आवश्यकता संशोधन किए गए, या हमारा संविधान इतना लचीला है, या कठोरता की बात इसमें खाली नाम मात्र की है? तो जैसे मैंने आपको बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 प्रक्रिया बेटा, साधारण बहुमत से विशेष बहुमत से विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। लेकिन यदि हम देखें 2019 तक तो 103 संशोधन किए गए हैं, जो हमारे संविधान में कठोरता को देखते हुए, हमारे संविधान की कठोरता को देखते हुए ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये संशोधन समय की जरूरत के हिसाब से हुए बेटा, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे मैंने आपको कहा, तो संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि हमारा संविधान जड़ नहीं बन जाए, अचेतन नहीं बन जाए, मृत नहीं बन जाए। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस संविधान में आवश्यक संशोधन कर सके। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये संशोधन है वो समय के काल की परिस्थितियों के हिसाब से महत्वपूर्ण थे, इनमें संशोधन करना बहुत आवश्यक था, जरूरी था। क्या इसके पीछे, क्या हमारा संविधान इतना, इसका पीछे मूल कारण था, या हमारा संविधान इतना लचीला था, या संविधान में कुछ कमजोरियां रही थी, या संविधान है वो बहुत ही लचीला है जिसके कारण इसमें समय समय पर संशोधन किए गए थे? तो ये ज़्यादातर संशोधन हुए बेटा, वो संशोधन है वो समय की जरूरत के हिसाब से किए गए थे। तो मैंने आज आपको साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति, संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा जाना, 2001 से 2003 के बीच गठबंधन का काल, 10 संवैधानिक संशोधन, 10 वर्ष का कालखंड है वो दशक कहलाता है। कांग्रेस का नेतृत्व में जो सरकार 2004 से लेकर 2014 तक, उसे हम यूपीए कहते हैं, और भाजपा एनडीए की सरकार जो पहले 2004 से पहले रही और 2014 से लेकर अब तक है, वो एनडीए की सरकार है, उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए, और 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही। तो 2 कालखंड यूपीए के रहे, 2004 से लेकर 2014 तक, 2004 से 2009 और 2009 से लेकर 2014 तक, और 2014 से वर्तमान तक एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसका सफल नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही है, या संविधान ही बहुत लचीला है? इनके बारे में हम बेटा कल पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है, और ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।